जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्क्राइब करने वाले हैं अ टाइगर इन जू को फर्स्ट फाइट की जो पोएम है। और इस पोएम को डायरेक्टली पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले ये जो ब्रीफ स्केच दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कह रहा है ना कि ये जो पोएम है ना, ये कंट्रास्ट करता है। कंट्रास्ट करने का मतलब तुलना करना किसी चीज़ के बारे में, है ना। कंट्रास्ट करता है एक टाइगर के बारे में। और कब? जब वो टाइगर जू में रहता है, मतलब चिड़ियाघर में रहता है, और विद द टाइगर। और फिर एक बार टाइगर का कंपेयर कहाँ करता है? इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है निवास, है ना। और नेचुरल माने जहां वो रहता है, मतलब सिंपल सी बात अगर कहें तो जंगल में। तो ये कह रहा है कि ये जो पोएम है ये कंट्रास्ट करता है दो सिचुएशन को। जब टाइगर को जू में लाया जाता है, देखना टाइगर जू में रहता नहीं है, लाया जाता है, जबरदस्ती लाया जाता है। और दूसरा टाइगर कहाँ रहता है? ओरिजिनली कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, या फिर फॉरेस्ट भी कह सकते हो, लेकिन जंगल ही यहाँ पे ज़्यादा उचित रहता है। तो ये जो पोएम है ये हमें बताता है कि एक टाइगर जब जू में रहता है और जब वो जंगल में रहता है तो उसकी स्थितियां क्या अलग अलग होती हैं, उसके अपीयरेंस क्या क्या होते हैं। आगे कह रहा है कि द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। कह रहा है कि ये पोएम जो है ना ये मूव करता है, मतलब जाता है। अभी समझाते हैं। जाता है कहाँ से? जंगल से लेकर के और जू तक। मतलब कहने का क्या है कि इस पोएम में जो कहानी बताई गई है ना वो एक टाइगर की है, लेकिन उसका सफर कहाँ से कहाँ तक का है? तो उसका सफर कहाँ से है? जंगल से जू तक का। वही कह रहा है कि ये कहानी मूव करती है, मतलब कहानी की जो थिंकिंग है वो आपके जंगल से लेकर के और जू तक क्या होती है, मतलब कॉन्सिस्ट होती है। आगे कह रहा है रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार साइलेंटली इस पोएम को पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। एंड से और कहो विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन जू। कौन सी स्टेंजा है जो टाइगर की जू में रहने की बात को बताते हैं। एंड विच वंस और कौन वाले स्पीक अबाउट द टाइगर इन जंगल, है ना। कह रहा है कि कौन से स्टेंजाज ऐसे हैं, सॉरी स्टेंजा ऐसे हैं जो टाइगर को जंगल में रहने के बारे में बताते हैं। मतलब टाइगर जंगल में रहता है, यह चीज किस स्टेंजा में बताया गया है। और किस स्टेंजा में यह बताया गया है कि टाइगर कहाँ रहता है? जू में रहता है ना। अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेंजा को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले यहां देखना लिखा है ही। और आपको पता है ना ही अपने आप में क्या होता है? ये एक पर्सनल प्रोनाउन होता है ना। पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो देखो पर्सनल से ही यहीं से समझ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। तो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। क्योंकि देखो जानवरों के लिए अक्सर हम इट लगाया करते हैं ना, हाथी के लिए भी इट लगता है। वो हम ग्रामेटिकल जब इसको हम एनालाइज करेंगे तो आपको हम समझा देंगे। तो यहाँ पर ही पर्सनल प्रोनाउन है, आदमी के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एक शेर के लिए यूज हुआ है। मीन्स दैट एक जानवर के लिए अगर यूज हुआ है तो इस स्टेंजा को या फिर ऑब्वियसली कह सकते हैं कि इस पूरे पोयम को ही पर्सोनिफाई कर दिया गया है ना। एक आदमी के रूप में एक शेर को माना गया है। जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर पेट्स वगैरह के लिए ही सी का अगर यूज हम करते हैं तो वहां पर भी पर्सोनिफिकेशन होता है। कह रहा है ही स्टाक्स। स्टाक का मतलब होता है एकदम शांत पांव से टहलना। हम वॉक करते हैं तो पांव से आवाज आती है, और स्टॉक का मतलब होता है आराम से टहलना, मूव क्या कहते हैं, मतलब एकदम पावरलेस होकर के। कह रहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। वह जो शेर है ना, शेर है वो टहलता है अपने विविड माने अलग अलग, विविध, है ना। वह अपने अलग अलग स्ट्रिप्स में स्टॉक करता है, टहलता है। स्ट्रिप्स पट्टियां, जो शेर के ऊपर ऐसी ऐसी पट्टियां बनी होती हैं उसको ही यहाँ पर स्ट्रिप कहा गया है। और क्या कह रहा है कि द फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप ही टहलता है वो, है ना, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई शेर पिंजरे में रहेगा तो कुछ ही स्टेप ना टहल पाएगा। जंगल में तो बहुत दूर दूर भागता है, जितना चाहे उतना कूद सकता है, लेकिन अब एक केज के अंदर रहेगा तो वो क्या है ना, वो लिमिटेड उसकी जगह है। तो क्या इसीलिए कह रहा है कि वह अपने फ्यू स्टेप में टहलता है, मतलब कुछ स्टेप को टहलता है अपने केज के अंदर, यानी पिंजरे के अंदर। अब बता रहा है कैसे। कह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। कह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट की पैड पे, क्वाइट माने शांत होता है ना।
कह रहा है क्वाइटली एकदम शांत होकर के वेलवेट के पैड पे। अब देखो वेलवेट का पैड क्यों कहा है, पैड का मतलब गद्दी होता है, वेलवेट का मतलब मखमल होता है। तो चूंकि जो शेर होते हैं ना उनके पंजे बड़े गद्दीदार होते हैं, तो इसलिए वो जब चलते हैं ना, ये गद्दीदार पंजे होने का एक और खास रीजन है कि जब वो शिकार करेगा ना, तो जब चलेगा तो वो क्या कहते हैं, जितने भी कैट फैमिली के होते हैं ना जानवर, जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, ये तो इनके पंजे गद्दीदार होने की यही रीजन है कि मतलब वो जब शिकार करेंगे तो उनके पैर की आवाज नहीं आएगी। वही कह रहा है कि यहाँ देखना एक बार और, कह रहा है कि वेलवेट ऑफ पैड पर, है ना, एक गद्दीदार मखमल के ऊपर टहलता है क्वाइट होकर के, शांत होकर के, इन हीज क्वाइट रेज, और अपने शांत रेज माने क्रोध में। देखो शांत रेज का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम किसी को गुस्सा के बोल देते हैं कि मार देंगे तुमको, तोड़ देंगे, तब अपने हिसाब से हम बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी कोई जब हमें डिसग्रेस करता है या परेशान करता है तो हम चुप हो जाते हैं, और मन हम बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि हम उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, बट हम बोलते नहीं है। तो वहाँ पर जो हमारा रेज होता है, क्रोध जो होता है ना, वो कैसा होता है, शांत होता है, क्वाइट होता है। एक बार और देख लो, कह रहा है स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ हिज केज। वह जो शेर है वो टहलता है अपनी अलग अलग पट्टियों में, उसके शरीर पे अलग अलग पट्टियां दिखाई दे रही हैं अलग अलग तरीके की, कुछ स्टेप टहलता है अपने पिंजरे के अंदर, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीज, अपने शांत रीज में, शांत क्रोध के अंदर वो कहा एकदम शांत होकर के अपने वेलवेट ऑफ पैड्स यानी अपने पंजे, गद्दीदार पंजों के ऊपर चुपचाप से टहलता है। देखो क्वाइट रेज का मतलब समझ गए ना, यानी उससे गुस्सा है लेकिन उसे पता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, इसलिए वो शांत हो गया है। तो ये होशियार आदमी का अपने हमारे ह्यूमन लाइफ में भी होता है कि अगर हमें हर आदमी से नहीं लड़ना चाहिए, अगर हमें पता है कि हम उसको जवाब नहीं दे सकते हैं या फिर हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें वहां चुप हो जाना चाहिए, बाद में अपने समय का वेट करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे कहा गया है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है लास्ट टर्म में बताते हैं आपको, सेकेंड स्टेंजा थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही, अब देखो पहले में तो बता दिया कि उसकी अपीयरेंस क्या है, कैसे टहल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग, उसे लर्किंग होना चाहिए, इन शैडो, शैडो माने छाया, छाया का मतलब होता है यहाँ पर छुपने की जगह, है ना, यहाँ पर वो छाया नहीं होगा, शैडो का मतलब छुपने की जगह कह रहा है ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है ना घात लगा करके बैठना। जैसे आपने देखा होगा कि शेर चुपचाप बैठ जाता है शिकार करने से पहले, या बिल्लियां बैठ जाती हैं चुपचाप शिकार करने से पहले और अचानक से वार करती है, तो उस जो स्थिति होती है ना उसे लर्किंग कहते हैं। कह रहा है कि अरे शेर को तो लर्किंग करते हुए शैडो में छुप करके रहना चाहिए। शेर जब शिकार करने से पहले किसी पेड़ के आड़ में यानी पेड़ के छाया में जो छुप जाता है, अपने आप को छुपा लेता है, शिकार की प्रतीक्षा करते रहता है, उस स्थिति को हम लर्किंग कहते हैं, घात लगाकर बैठना। तो कह रहा है कि उसे तो घात लगाकर बैठे होना चाहिए, शेर को तो घात लगा करके बैठे होना चाहिए। कह रहा है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों में ना उसको स्लाइड करते होना चाहिए, उससे हो करके स्लाइड करते रहना चाहिए। देखो अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा जब डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा कि जब शेर अपने शिकार को मारना चाहता है तो धीरे धीरे सरकता है, पहले एकदम स्लोली मूव करता है, स्लाइड करता है बड़े बड़े घासों से होकर के, घास इन द सेंस झाड़ियों में छुप करके स्लाइड करता है, और जब अपना टारगेट एकदम एज्यूम कर लेता है तब जाकर के वार करता है। वही कह रहा है कि शेर तो एक ऐसा जानवर है जिसे शांत नहीं होना चाहिए, उसे लर्किंग होना चाहिए, एक शैडो में स्लाइडिंग करते रहना चाहिए बड़े बड़े घासों में, नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब बड़े बड़े जंगलों में जहां पानी जमा हो जाते हैं उसे वाटर होल कहा गया है। कह रहा है नियर द वाटर होल, जहां वाटर होल होते हैं उसके पास वाली बड़ी बड़ी झाड़ियों में उसे घात लगा करके शैडो के अंदर बैठे होना चाहिए, स्लाइड करते होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, देखो प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताजा, है ना, मोटा ताजा, और डियर माने हिरण। कह रहा है जहां पर मोटे मोटे हिरण पास होते हैं, आते हैं पानी पीने के लिए। कह रहा है कि जंगल में जहां पर मोटे मोटे हिरण जो होते हैं ना वो पानी पीने के लिए आते हैं वाटर होल के पास, उन वाटर होल के पास जो लॉन्ग ग्रासेस हैं उनसे हो करके उनके अंदर स्लाइड करते होना चाहिए और उसे घात लगाकर कभी कभी बैठे होना चाहिए शैडो के अंदर उस शेर को। अब देखो पहले स्टेंजा में आपको ये बताया गया है कि एक शेर
का अपीयरेंस क्या है, कैसा वो दिख रहा है। लेकिन दूसरे स्ट्रेंजा में यहाँ पर क्या कह दिया गया है, यहाँ पर ये कह दिया गया है कि उसे कैसा होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा आदमी, खूंखार आदमी है और वो बहुत आतंक मचाया है, लेकिन उसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया, चुपचाप बैठा हुआ है हाथ जोड़ करके। तो कोई कहता है कि अरे तुमको यहाँ ऐसे थोड़े बैठना चाहिए, तुमको तो एकदम दहशत मचाते रहना चाहिए, तुम तो एक इस कैटेगरी के आदमी हो, बताओ तुम आज तुम्हारी ये स्थिति हो गई। उसी चीज को यहाँ पर शो किया गया है। अब देखो थर्ड स्टेंजा में देखते हैं क्या बताता है। देखो थर्ड स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है ना यहाँ पर कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। कह रहा है कि जंगल के एज माने किनारों पर, जंगल के किनारों पर चारों तरफ जो घर है ना वहां पर उसको स्नार्लिंग करते होना चाहिए। स्नार्लिंग करने का सेंस क्या होता है, शेर जब गुर्राता है ना, गुर्राने की आवाज निकालता है सामने वाले को डराने के लिए, तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्नार्लिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो शेर चुपचाप बैठा हुआ है ना, इसे तो जंगल के चारों तरफ जो घर हैं उन घर वाले लोगों को उन घर के चारों तरफ घूम करके स्नार्लिंग करते होना चाहिए। और बेरिंग हीज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है खतरनाक नुकीले दांत सामने वाले, और बेरिंग का मतलब देखो बेयर माने नंगा करना होता है। तो जब तक हम अपना मुंह बंद रखते हैं तो दांत दिखता नहीं है, दांत के ऊपर एक कवर होती है, लेकिन जब अपना मुंह खोलते हैं तो दांत नंगा हो जाता है, मतलब बेयर हो जाता है। कह रहा है कि बेरिंग हीज वाइट फैंग्स, उसको अपने वाइट जो सामने वाले खतरनाक दांत है ना उसको दिखाते हुए होना चाहिए। हिज क्लास, अपने खतरनाक पंजों को दिखाते हुए होना चाहिए। टेरराइजिंग, डराते हुए होना चाहिए। द विलेज, देखो यहाँ पर विलेज के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, पूरे गांव को। मतलब एक शेर अपने एक गुर्राहट की वजह से एक बार अपने क्लास को दिखा करके, अपने फैंग्स को दिखा करके टेरराइज कर देता है, भयभीत कर देता है पूरे गांव को। इस तरह से इस शेर को रहना चाहिए। लेकिन आज इसकी हालत देखो कि ये किस तरीके से पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ है। देखते हैं चौथे स्टेंजा में क्या कहा गया है। देखो अब थोड़ा इसको अच्छे से समझना। कह रहा है कि बट ही हैज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कह रहा है कि जिस शेर को बहुत बड़ा जंगल भी कम पड़ जाता है, जिस बहुत बड़े जंगल का वो राजा होता है, उसको क्या कर दिया गया है, उसे लॉक कर दिया गया है। किसमें, कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब सीमेंट है ना, और सेल माने दीवार होता है। एक सेल का मतलब जैसे चार दीवारी समझ सकते हो। कह रहा है कि बताओ जिस शेर को एक जंगल का राजा होना चाहिए, हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए हर कुछ करने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, उस शेर को क्या कर दिया गया है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है। कह रहा है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है ना, मतलब उसको जो शक्ति, उसकी जो अपीयरेंस, उसकी जो हाव भाव भगवान ने दे रखा है ना, वो बार्स के पीछे चली गई है। बार्स का मतलब सलाख। जैसे आपने देखा होगा एक रूम हो गया ये, और रूम के आगे जो सलाखें बनी होती है जेल में, इसे ही बार कहा गया है, मतलब बार्स। वही कह रहा है कि इन बार्स के पीछे उसकी शक्ति छुप गई है। अब सिंपल सी बात है ना, एक बहुत बड़े खतरनाक आदमी को, बहुत बलशाली आदमी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दोगे तो उसकी शक्ति तो उसी के अंदर चली गई ना, वो क्या ही कर पाएगा। वही कह रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बिहाइंड बार्स हो गई है, यानी बार्स सलाखों के पीछे हो गई है। और कह रहा है कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और कहां तक वो स्टॉक कर सकता है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के लंबाई तक ही वो स्टॉक कर सकता है, चल सकता है। उतने दूर के अंदर ही उसकी स्ट्रेंथ क्या कर दी गई है, पीछे कर दी गई है, बंद कर दी गई है। वही कह रहा है, एक बार और देख लो इसको थोड़ा। कह रहा है कि बट ही हैज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कंक्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है। उसकी जो शक्ति है ना वो बार्स के सलाखों के पीछे हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह केवल स्टॉकिंग कर सकता है, उस पिंजरे की जितनी लंबाई है उससे अधिक नहीं चल सकता है, उसकी शक्ति उसके आगे नहीं आ सकती है। और यही वो रीजन है ना जिसके लिए वो क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो दर्शक आए हुए हैं उनको इग्नोर कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो बाहर रहता तो इन विजिटर्स को तो चलने नहीं देता, खा जाता, लेकिन वो इनको इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि अब मैं इनका कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मेरी शक्ति है ना वो बिहाइंड बार्स हो गई है, यानी सलाखों के पीछे हो गई है, इसलिए मैं उनका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखो इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर स्टेंजा कोई है तो आपका ये लास्ट वाला स्टेंजा है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है ना। अच्छा देखो, कह रहा है ही हियर्स, वह सुनता है द लास्ट वॉइस एट नाइट,
कह रहा है वो रात में वह अंतिम वॉइस को हियर करता है, सुनता है। अंतिम वॉइस क्या होती है? जैसे कोई भी जंगल जो होता है ना, सॉरी जू जो होता है, चिड़ियाघर जो होता है, उसमें जो उनके चिड़ियाघर के जो लोग होते हैं वो उस एक छोटी सी कार को लेकर के घूमते रहते हैं ना, एक हूटर बजा करके, एक अजीबोगरीब आवाज लगा करके, और जानवरों को मतलब ये इंगित करते हैं कि मतलब यहाँ पे लोग हैं, घूम रहे हैं, ताकि वो जानवर कुछ गड़बड़ ना करे, या फिर अगर जानवर को कोई दिक्कत है तो वो उनको भी देख लेते हैं, उसके लिए घूमते रहते हैं। वही कह रहा है लास्ट वॉइस का मतलब यही, जैसे मान लो कि हमारे मोहल्ले में एक 100 नंबर गाड़ी लास्ट 11:30 पे आती है, तो अब हम जो लास्ट वॉइस किसी भी रात की सुनते हैं वो 11:30 बजे की सुनते हैं। वही कह रहा है कि जो शेर है ना वो लास्ट वॉइस को नाइट में सुनता है, रात जब हो जाती है ना तो एक अंतिम वॉइस को सुनता है उस जंगल में। देखो एट नाइट का मतलब होता है, एट नाइट का मतलब होता है पूरी रात, और अगर इन नाइट यहां पे होता है ना तो नाइट के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम को जब हम ग्रैब करते हैं या क्लिक करते हैं तो वहां पर इन का यूज करते हैं। एट का मतलब होल नाइट को कहते हैं ना। अब देखो कह रहा है कि वो जो शेर है ना वो इस जंगल की लास्ट वॉइस को सुनता है, उस जंगल में रहने वाली जो पुलिस कांस्टेबल है उनकी लास्ट वॉइस को सुनता है रात जब होती है तब। और कह रहा है वो किस वॉइस को सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, वह कार जो पेट्रोलिंग माने गश्त लगाती रहती हैं, पेट्रोलिंग का मतलब चलते रहना, गश्त लगाना। तो ये कह रहा है कि जो कार गश्त लगाती रहती हैं उनके लास्ट वॉइस को रात में वह सुनता है, यानी शेर सुनता है। और क्या करता है? कह रहा है ना कि एंड स्टेयर्स, और घूरता है। स्टेयर का मतलब एक टक देखना है ना। कह रहा है सुनने के बाद स्टेयर करता है विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकती हुई आंखों से घूरने लग जाता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स को। अब देखो जरा एक चीज समझना इस लाइन में, कह रहा है वह घूरने लग जाता है अपने ब्रिलियंट आइज का मतलब क्या होता है? आंखें किसी की चमकदार कब होती है? जब उनकी आंखों में आंसू होता है। हमारी आंखें, अगर मेरी आंख में आंसू हो और सामने वाली लाइट मेरी आंख पे पड़ेगी तो चमकेगा बहुत तेज। यानी एक शेर जो जंगल का राजा होता है उसकी आंख में भी अभी क्या है? ब्रिलियंस है। ब्रिलियंस का मतलब एक चमक है, और वो चमक किस चीज की है? तो उसके आंखों में आए हुए आंसू की है। और कह रहा है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स की तरफ। अब यहां एक चीज और समझना, यहां ब्रिलियंट है तो इसका मतलब निगेटिव है क्योंकि आंख में आंसू है, और यहां ब्रिलियंट है तो यहां पर इस ब्रिलियंट का मतलब पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्स है। तो अब देखो एक ही वर्ड का दो मीनिंग आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहां भी ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, यहां पर भी ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, लेकिन इसी एडजेक्टिव को यहां पर निगेटिवली यूज किया गया है और इसी एडजेक्टिव को यहां पे पॉजिटिवली यूज किया गया है। ये तो सारी चीजें थोड़ा पोएम में ध्यान देने वाली होती है। अब जरा देखो, यहां स्टार का मतलब तुम गॉड समझ लेना है ना। दुनिया कहती है कि भगवान ऊपर रहता है और स्टार्स भी ऊपर रहते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो गॉड के क्या होते हैं? एक पार्ट होते हैं, इनके एक अंग होते हैं, उनके एक दूत वगैरह जो भी होते हैं। वही कह रहा है कि अपनी चमकती हुई आंखों में आंसू लेकर के वो गॉड की ओर घूरने लग जाता है, जैसे वो कुछ कह रहा हो भगवान से कि भगवान आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मुझे यहाँ पर बंद कर दिया गया है, मेरी शक्तियों को बार्स के पीछे रख दिया गया है, मैं उस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता, मैं एक गुर्राहट से पूरे गांव को डरा सकता हूं, लेकिन आज इतने विजिटर्स मेरे पास घूम रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। शायद वो कुछ कहता है भगवान से। अब देखो इसे लिखा किसने है ना? तो ये कौन है? ये लसेल है ना, नॉरिस है। ये लसेल नॉरिस है, इनको याद रखना, लसेल नॉरिस ने इसको लिखा हुआ है। अब इसकी राइमिंग स्कीम को थोड़ा देख लेते हैं, इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, अक्सर पूछा जाता है तो देख लेना। अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है तो डायरेक्टली कहना कि हर जगह ही यूज हुआ है, तो यानी पर्सोनिफिकेशन है। किसको पर्सोनिफाई किया गया है? मानवीकरण किसका किया गया है? एक मानव के रूप में ढाल दिया गया है। किसको? तो शेर को, क्योंकि वो जानवर है। देखो कह रहा है आगे यहां पर स्ट्रिप्स, मान लिया ए, और यहां कह रहा है केज। स्ट्रिप्स और केज में कोई राइमिंग नहीं है। स्ट्रिप्स, स्ट्रिक्स, स्ट्रिप्स ऐसे अगर रहता तो मान लेते, लेकिन केज है दूसरा है तो इसको मान लेंगे बी, है ना। यहां कह रहा है क्वाइट, तो देखो ध्यान सुनना, यहां पर देखो IPES को मत देखना, IPE और यहां IET लगभग देखिए। क्वाइट स्ट्राइप, क्वाइट स्ट्राइप तो ये ए है तो इसको भी ए मान लेंगे। क्वाइट स्ट्राइप एक जैसे लग रहे हैं। और केज है, यहां पर रेज है, तो ये भी मिल रहा है एक दूसरे। केज रेज, केज रेज, तो यहां पर केज में बी है तो यहां पर भी बी कर देंगे। यानी फर्स्ट स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए है, बी है, ए है और बी है। इतना समझ गए। दूसरे स्टेंजा में जरा देख लो,
है ना। दूसरे स्टेंजा में क्या है, ये कह रहा है, यहां देखो, यहां कह रहा है शैडो, है ना। अलग अलग हम स्टेंजा का अलग अलग ले रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे होल पोएम का एक बार लेंगे ना तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक चला जाएगा, इसलिए हम अलग अलग स्टेंजा को ले रहे हैं और आपसे भी अलग अलग स्टेंजा में ही पूछा जाता है। अब सेकंड का देख लो, तो ये शैडो है, शैडो को मान लिया ए, ठीक है। ग्रास है, मिल नहीं रहा है तो मान लेंगे बी। मिल क्यों नहीं रहा है, देखो सैडो है, सैडो रैडो भैडो अगर ऐसे होता तब मान लेते, लेकिन ये सैडो ग्रास अलग अलग है तो बी मान लिया। होल, अब देखो इन तीनों में होल भी अलग है तो सी मान लेंगे। और यहाँ पास, तो अब देखो यहाँ लिखा है ग्रास, यहाँ लिखा है पास, तो इसको भी क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ओवरऑल अगर देखेंगे तो सेकंड स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, वो है ए बी सी बी। समझ में आया। कल हमने बताया था कि 4-4 लाइन की पोएम की 4 लाइन को हम क्वाट्रिन कहते हैं। देखो कितनी कितनी क्वाट्रिन है इसमें। अब देखो, अब थर्ड में देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखो थर्ड में कह रहा है हाउस, है ना। यहां कह रहा है हाउस तो मान लेंगे ए, और यहां कह रहा है एज तो मान लेंगे बी, क्योंकि एज और हाउस में कोई मैचिंग नहीं है। यहां कह रहा है क्लास, तो देखो क्लास भी ऊपर मैच नहीं कर रहा है, देखो हाउस एज क्लास, तो यहां मान लेंगे सी। और यहां कह रहा है विलेज, तो ऊपर देखो कहीं मैच कर रहा है, तो देखो एज और विलेज, एज विलेज, एज विलेज मैच कर रहा है तो यहां कर देंगे बी, बी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस थर्ड स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो आपका क्या है, तो ये है ए बी सी और बी, ये थर्ड स्टेंजा का हो गया। फोर्थ का देख लेते हैं, यहां पर उसका क्या है, यहां देख लो, यहां लिखा है आपका लिखा है यहां पर सेल तो मान लिया ए, और यहां लिखा है बार, सेल और बार्स नहीं मिल रहे हैं तो यहां पर कर दिया बी। और यहां पे लिखा है केज, तो देखो सेल बार्स केज नहीं मिल रहा है तो कर देंगे सी। यहां लिखा है विजिटर्स, तो अब इसको चेक करेंगे, सेल बार्स केज। देखो अगर यहां देखोगे ना तो आर एस यहां पर भी है, आर एस यहां पर भी है, तो ये मैच कर सकता है, इसको हम मैचिंग मान लेंगे। तो बी यहां है तो बी यहां भी लिख देंगे। ओवरऑल इसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो देख लेंगे, ए है, बी है, सी है और बी है ना। अब आते हैं लास्ट स्टेंजा पे कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहां कह रहा है नाइट, नाइट को मान लिया ए, यहां कर लिया कार्स को कह दिया बी, क्योंकि नाइट और कार मिल नहीं रहे हैं। आइज है यहां पर, तो देखो कार नाइट कार आइज, तो कुछ कुछ ये नाइट और आइज मिल रहा है तो हम इसको भी ए मान लेंगे। और स्टार्स और यहां कार्स, तो बी है तो बी, ये समझ लेना, स्टार्स स्टार्स कार्स तो मिल लिया। अब इसका राइमिंग स्कीम चेक करेंगे तो हो जाएगा ए बी, है ना, ए एंड बी, ए बी ए बी, इसका राइमिंग स्कीम खत्म हो गया। ओवरऑल अगर इसका समरी देखा जाए, सेंट्रल आइडिया को चेक किया जाए तो इसमें यही कहा गया है कि जिसको जिस तरीके की आज़ादी मिली है, अगर वो नहीं मिलती है तो उसको सारी चीज़ें मिलती हैं फिर भी वो बहुत गरीब है। कहने का मतलब क्या है, एक शेर को 10 दिन भी खाना ना मिले और वो जंगल में रहेगा तो बड़े अच्छे तरीके से खुश रहेगा, लेकिन एक जू में सारी सुविधाएं मिलती हैं उसको फिर भी वो खुश नहीं रहता है। उसकी आंखें ब्रिलियंट रहती हैं, चमकदार रहती हैं, कुछ कुछ कहता रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल शक्ति है ना वो किसी चीज़ के अंदर कर्टेल कर दी गई होती है, ये उसके लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना। और आपके लिए एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप मेरी वीडियो के लिंक क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन में देखना कि टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके जरूर जुड़ जाना हमसे, ताकि उस पर हम क्विज वगैरह देते रहते हैं और आंसर राइटिंग उसी में होती है ना। आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फिर लाइक कर देना, जो भी हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।